नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2021 में। ये एग्जाम अप्रैल और अगस्त 2021 में टोटल 36 पारी में हुआ था। तो इन सभी 36 सेट में साइंस के जो 105 सवाल पूछे गए हैं, तो ये सभी 105 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम हो गया या फिर रेलवे ग्रुप डी है, एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड है। इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। ये सारे सवाल अपन एक्स्ट्रा और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही देखने वाले हैं और इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। जिस भी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी की अलग से जीके की पीडीएफ फाइल है, वो टॉप ट्रेंडिंग जीके.in से डाउनलोड कर सकते हो। किस प्रकार डाउनलोड करना है, डेमो वीडियो की लिंक आपको सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल जो आपकी 10+2 एग्जाम 2021 में पूछे गए साइंस की कवर करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी कर रहे हो, रेलवे की, बैंकिंग की, डिफेंस की, या फिर अदर कोई भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके जो टाइम मैनेजमेंट हो गया या फिर आपका कौन सा सेक्शन वीक है, इन सभी के लिए प्रैक्टिस के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पर दिवाली पर जो धमाकेदार ऑफर है, जो आपका मॉक टेस्ट 12 मंथ का था, वो अभी आपको 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, जिसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट सारे एग्जाम्स के एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। वो 280 रुपये में कब हो रहे हैं, जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करेंगे तो 120 रुपये यानी 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके टेक्स्ट बुक ऐप से या फिर टेक्स्ट बुक वेबसाइट, दोनों से आप इसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट, और ये एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं, वो भी एग्जाम पैटर्न और सेम डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं जो आपके 10+2 में साइंस के सवाल पूछे गए हैं। देखते हैं आपके सामने जो पहला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AMR इन मेडिकल टर्म में। AMR की फुल फॉर्म क्या, तो एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। हिंदी में बोले तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध। जो AMR होता है ये तब होता है जब रोगाणु रोगाणु यानी जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी, ये सभी रोगाणु हैं, तो इन सभी रोगाणुओं को मारने के लिए डिजाइन की गई दवाओं का प्रभावी परिणाम नहीं मिलता है। उस केस में क्या हो जाता है, AMR हो जाता है, यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों बहुत बार एटीपी से एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध में जो शर्करा मिल्क में पाई जाती है वो लैक्टोज है। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है, तो मैक स्पीड जो कहलाती है। ध्वनि से अधिक वेग जो बहुत बार एरोप्लेन वगैरह की होती है, तो वो मैक में मेजर की जाती है, मैक 1 है। ये सुपरसोनिक स्पीड रहती है, और इसमें जो स्पीड है वो 1.2 से 5 तक मैक तक वेरी करती है सुपरसोनिक पे, यानी आप किलोमीटर प्रति घंटा में मेजर करें तो 1470 से 6126 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1.2 से 5 मैक की स्पीड रहती है। अगला सवाल देखते हैं, रेड कलर ऑफ ओनियन इज कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है, तो इसका कारण है प्याज में उपस्थित एंथोसाइनिन के कारण उसका रंग है वो लाल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है। गॉस की बात करें तो ये इकाई है चुंबकीय प्रेरण की, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। साथ ही साथ ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की भी एक इकाई हो जाएगी। तो गॉस है वो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय प्रेरण की यूनिट है। कुष्ठ रोग है जो लेप्रोसी है, जैसे हैंसेन रोग बोला जाता है, वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो कुष्ठ रोग है वो दोस्तों होता है बैक्टीरिया से, जीवाणु से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम आपको पूछा किस जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस जीवाणु हैं, इन दोनों के कारण हो जाता है लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग। सेल इज डिस्कवर्ड बाई, कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसमें मृत कोशिका की खोज की थी, तो जो सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी वो मृत कोशिका की हुई थी, जो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़े को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा, तो उन्हें उनमें हजारों छोटे छोटे छिद्र नजर आए, जिनको उन्होंने सेल यानी कोशिका कहा। इसी प्रकार बात करूं, ये तो मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले की थी वो 1674 में की थी। 65 के 9 वर्ष बाद यानी 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है। एलिसा टेस्ट है ये किया जाता है HIV जो एड्स की जांच हेतु एलिसा टेस्ट किया जाता है। एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था जिसमें एलिसा टेस्ट न देके इसकी फुल फॉर्म दे दी थी और स्टूडेंट वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड टेस्ट है वो किस रोग की जांच हेतु किया जाता है। तो एक बार की डायरेक्टली आप सवाल देखते हो तो पता चलता है ये पता नहीं कौन सा टेस्ट आप देख रहे हो, लेकिन जो आप इसकी शॉर्ट करेंगे तो
SA यानी एलिसा की बात हो रही तो वो HIV या फिर एड्स की जांच के लिए उसको डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अमरूद में कौन सा विटामिन होता है तो विटामिन सी होता है वो अमरूद में होता है। और विटामिन सी इसके अलावा किस में आंवला में भी होता है विटामिन सी। मूत्र जो यूरिन है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है तो यूरोक्रोम है उसकी उपस्थिति के कारण यूरिन का रंग है वो पीला हो जाता है। नेक्स्ट वाले विमान और अंतरिक्ष यान पायलटों के लिए किस नेविगेशन उपकरण से पृथ्वी की सतह के ऊपर उसकी ऊंचाई को मापा जाता है तो विमान है जो भी अंतरिक्ष यान है जो पायलट क्या करते हैं जो नेविगेशन उपकरण है अल्टीमीटर का उपयोग करके पृथ्वी की सतह से जो हाइट है अभी एरोप्लेन की वो अल्टीमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। भू स्थितिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग उपग्रह कौन सा है। भारत का फर्स्ट जो अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में वो है GSAT-1 जियो इमेजिंग सैटेलाइट 1 है। GSLV F10 भी इसे कहा जाता है। तो ये भू स्थितिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। वैसे भारत का प्रथम आपको पूछ रहा है संचार उपग्रह कौन सा तो वो एप्पल है यानी एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है। ये भारत का पहला संचार कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया था वो आपकी फ्रेंच गुयाना से किया गया था 19 जून 1981 को किया गया था। और भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा स्रोस ए है और इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट है वो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट वाला देखते हैं यहाँ पर भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन है वो किस शाखा में किया जाता है तो एग्रोनॉमी में। किस में एग्रोनॉमी में भूमि का उचित प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन है वो सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी में किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पर हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन हैंड। मानव शरीर के अंग जो हाथ है उसमें कितनी हड्डियां होती है तो आप कहेंगे 27 बोन्स होती हैं हाथ के अंदर। वैसे पूरी जो फोरलिम्ब है उसमें 30 बोन्स हैं लेकिन इन 30 में से जो 27 हड्डियां हैं वो हाथ में रहती हैं। अगला सवाल है आतिशबाजी में कौन से रसायन के कारण हरा रंग दिखाई देता है। आतिशबाजी में इससे पहले मैं वीडियो डाल दिया था CGL का उसमें भी साइंस के सवाल पूछा गया था हरा रंग किसके कारण होता है तो बेरियम के कारण उसमें आतिशबाजी में हरा रंग होता है। अगला सवाल यहाँ पर पैरासोमनिया किस रोग का नाम है तो पैरासोमनिया ये जो रोग है वो स्लीप डिसऑर्डर का ये नाम हो जाएगा इस डिजीज का नाम है। नेक्स्ट वाला देखते हैं कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका अध्ययन है वो साइटोलॉजी कहलाता है। क्या साइटोलॉजी हो जाएगा। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है नहीं कोशिकांग है वो राइबोसोम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। और जो स्पर्म है वो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बायोलॉजी का। अगला सवाल है पत्तियों में छिद्र को किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में जो छिद्र है उसे रंध्र या फिर स्टोमा बोला जाता है तो ये रंध्र हो जाएगा। नेक्स्ट वाला यहाँ पर शवयंत्र के पीछे एक पतली सी संरचना होती है तो उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। क्या एपिग्लोटिस कहलाता है जो कि लिरिंग्स के पीछे जो स्ट्रक्चर रहता है थिन स्ट्रक्चर है उसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। अगला सवाल है अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा देश लॉन्च करेगा तो जापान की सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और क्योटो यूनिवर्सिटी है वो 2023 तक जो अंतरिक्ष में कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको निपटने के लिए दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह है वो लॉन्च करने वाला है। मानव शरीर में यहाँ पर पूछा है एनाजन कैटाजन एंड टेलोजन फेज है वो किस अंग से संबंधित है ह्यूमन बॉडी में। ये तीनों फेज हैं ये ह्यूमन हेयर है जो बाल है उनका साइकिल बताता है। ये तीनों ही जो फेज है एनाजन कैटाजन एंड टेलोजन ये ह्यूमन हेयर से संबंधित है। निम्न में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है। कौन सा ट्रेस खनिज है। ट्रेस का मतलब कह सकते हो सूक्ष्म यानी बहुत कम मात्रा में। निम्न में से कौन सा ट्रेस खनिज है वो मानव शरीर में पाया जाता है तो इनमें से आपकी सेलेनियम हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ ट्रेस मिनरल्स है कौन से ह्यूमन बॉडी में तो आयरन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैग्नीज न कि मैग्नीशियम मैग्नीज है कॉपर आयोडीन भी है साथ ही साथ जिंक कोबाल्ट फ्लोराइड और सेलेनियम है। ये ट्रेस मिनरल्स है जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। और मैक्रो मिनरल्स कौन से कैल्शियम फॉस्फोरस मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम क्लोराइड सल्फर है ये मैक्रो मिनरल्स है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर सुपीरियर रेक्टस किस अंग का भाग है। आंख की बाहरी मांसपेशियां हैं। सुपीरियर रेक्टस आपको पूछा तो ये आंख की बाहरी मांसपेशियां हो जाएगी। मांस को पकाने में कौन सी अभिक्रिया होती है तो मेलार्ड रिएक्शन। मांस को पकाने में
जो मेलार्ड रिएक्शन है वो होती है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है। जब क्षारीय धातु जल से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? क्षारीय धातु जल से रिएक्शन करती है उस केस में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। समुद्री पानी का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है वो समुद्री पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। गुरुत्व बल या फिर जो अपकेंद्री बल है उसके कारण किसी जल जो तरल है उसमें निलंबित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना, गुरुत्व बल के कारण जो भी निलंबित कण हैं वो जल के अंदर या फिर तल में जमीन पर आकर बैठ जाते हैं, वो विधि कहलाती है अवसादन, या फिर हिंदी में बोले तो तलछटीकरण है, सेडिमेंटेशन है, वो अवसादन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गुरुत्व बल के कारण निलंबित कण है वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। अगला सवाल है, कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन एंड नमी से क्रिया करने पर एक हरे रंग की परत बन जाती है? तो कौन सी धातु? कॉपर है। कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी से रिएक्शन करेगी? कॉपर, जो तांबा है उस केस में एक हरे रंग की परत बन जाती है। तो तांबा ऑक्सीजन CO2 और वायुमंडलीय नमी के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर के हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग का कोटिंग विकसित हो जाता है कॉपर कार्बोनेट का। एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो एग्जाम्पल है, यानी जो कमजोर इलेक्ट्रोलाइट कौन से? जो जलीय घोल में पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है यानी H2CO3 है, अमोनिया है और फॉस्फोरिक एसिड है, ये सभी कमजोर इलेक्ट्रोलाइट हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं? तो HClO4, HI है, HBr है, HCl है, आपके इसके अलावा H2SO4 है, HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, यानी जलीय घोल में पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का अध्ययन किस में किया जाता है? जियोलॉजी में पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, जो अर्थ की फिजिकल स्ट्रक्चर है इन सभी का। अगला सवाल है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। यूनिवर्स का पूरा साइंटिफिक स्टडी है वो कॉस्मोलॉजी है। नेक्स्ट में यहाँ पर शरीर के किस भाग की संरचना बीन के आकार का लिम्फोइड उत्तक जैसी होती है? किस भाग की? लिम्फ नोड है। शरीर के किस भाग की संरचना? तो लिम्फ नोड की जो स्ट्रक्चर है वो बीन शेप्ड एक लिम्फोइड टिश्यू रहता है, तो जो भाग है लिम्फोइड उत्तक जैसी होती है वो लिम्फ नोड की होती है। वह दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील है उसमें मापा जाता है, नॉटिकल मील में मेजर किया जाता है। तो ये जो सवाल आपको पूछा है कि व्हाट इज द रेट एट विच ए वेव मूव्स थ्रू वाटर एंड इज मेजर्ड इन नॉट्स एंड, तो वो वेव स्पीड हो जाएगी। दर क्या है? वो वेव स्पीड है, उस तरंग की दर हो जाएगी, जैसे नॉटिकल मील समुद्री मील में मेजर किया जाता है। मैं आपको बताऊं एक नॉटिकल मील में एग्जैक्टली कितने मीटर होते हैं? तो 1852 मीटर होते हैं। एक पाइप के माध्यम से बहने वाले दरों के प्रवाह की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पाइप के माध्यम से बहने वाले दरों की जो प्रवाह की दर है उसको मेजर करने के लिए वेंचुरी मीटर का उपयोग किया जाता है। ट्रेकोमा डिजीज अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी है? प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड सवाल है। ट्रेकोमा है ये आंख का एक रोग है जो जीवाणु जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के संक्रमण के कारण ये रोग हो जाता है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा दोनों से पूछा जाता है, ये दोनों ही नेत्र संबंधित बीमारियां हैं। कौन से रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर का उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मेजर करने के लिए किया जाता है? दूर की वस्तु है और उसके तापमान को आपको मेजर करना है काफ़ी दूर से, तो उस हेतु किस रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? तो उत्ताप मापी, जिसे पायरोमीटर बोलते हो, पायरोमीटर या फिर उत्ताप मापी का उपयोग किया जाता है। एमिनो एसिड किस में उपस्थित होता है? प्रोटीन में। एमिनो अम्ल है वो प्रोटीन में रहता है, तो 20 एमिनो एसिड, ये भी पूछो कितने? 20 एमिनो एसिड है वो कॉमनली मिलते हैं प्रोटीन में। निम्न में क्या विद्युत का सूचालक नहीं है? विद्युत का सूचक इनमें से कौन सा नहीं है? तो विद्युत का सूचालक है वो डायमंड नहीं है, ग्रेफाइट सोइल गोल्ड होती है। तो डायमंड है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन जो ऊष्मा है उसका एक अच्छा का हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा, चालक हो जाएगा। लेकिन विद्युत का आपको पूछा है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ये डायमंड है, सॉइल गोल्ड ग्रेफाइट से हो जाता है ऊष्मा आपकी विद्युत का चालन। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ माउंटेन फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक, आपकी पूछा है वॉल्केनिक इरप्शन यानी जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है? तो वो वॉल्केनिक माउंटेन्स यानी ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी है जो महाविस्फोट सिद्धांत है, सृष्टि की रचना से संबंधित थ्योरी है, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने सन 1927 में इसका प्रतिपादन किया था। अगला सवाल, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में पूछा तो फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, जिसे मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक एसिड है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि चींटी के डंक यानी फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए या फिर बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है जहाँ पर चींटी ने डंक मारा है?
तो बेकिंग सोडा वहाँ पर लगाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आप कह सकते हो, उसको लगाया जाता है इसके प्रभाव को, चींटी के डंक को कम करने के लिए। पृथ्वी के वातावरण से परे ब्रह्मांड में ग्रहों और तारों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पृथ्वी के वातावरण से परे, यानी आपको एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र की डेफिनेशन दे रखी थी। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? इजी सवाल है। अल्ट्रा वायलेट किरणें रहती हैं, अल्ट्रा वायलेट यूवी जो रेज हैं इनसे बचाती हैं, जो कि सूर्य के हानिकारक रेज रहती है वो ओजोन परत है, पृथ्वी को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती हैं। और जो ओजोन परत की मोटाई एग्जाम में आता है कि उसकी मोटाई है वो किससे मेजर की जाती है? तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। हु प्रपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया है? तो जॉन डाल्टन की थ्योरी आपको पूछा है। मॉडर्न आधुनिक आणविक जो सिद्धांत है वो जॉन डाल्टन का है। दाब की ऐसा यूनिट है वो पास्कल हो जाएगी, और एक पास्कल रहता है इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। ये दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, मिट्टी की कौन सी परत में पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं? तो जो टॉप सॉइल रहती है ए प्रकार की, हॉरिजन ए जो सॉइल रहती है, कौन सी परत है? ए वाली टॉप सॉइल जो रहती है उसमें पोषक तत्व है वो संग्रहित रहते हैं। और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, विटामिन B12 इज नॉट प्रेजेंट इन, विटामिन B12 है वो किस में मौजूद नहीं है, कौन से प्रोडक्ट में? तो यहाँ पर प्लांट्स हैं उसमें विटामिन B12 नहीं रहता है, फिश में, मिल्क प्रोडक्ट है, पोल्ट्री है इसमें रहता है। विटामिन B12 मीट, पोल्ट्री, फिश वगैरह में रहता है, प्लांट में नहीं रहता है। जो भी विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं जैसे कि विटामिन ए का है वो गाजर, बहुत बार एग्जाम आता है, स्वीट पोटैटो है, स्पिनिच, केले। और विटामिन B12 का हो गया विटामिन ई, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह ई के हैं। और विटामिन के बहुत बार आसानिक नाम से पूछा जाता है, तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 को थायमिन, B2 को राइबोफ्लेविन है, B3 को नियासिन है, B5 है पेंटाथोनिक एसिड है, पेंटाथेनिक एसिड। उसके बाद B6 है, इसे पायरीडॉक्सिन बोला जाता है। विटामिन B7 बायोटिन इसका केमिकल नाम है, B9 का फोलिक एसिड है, और B12 साइनोकोबालमिन वाला है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, डी है आपकी कैल्सीफेरॉल है, ई हो जाएगा टोकोफेरॉल है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है इसके केमिकल नाम से, और इनसे होने वाले रोग भी एग्जाम में आ जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से माइक्रोकेटिक एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B12 से भी जो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो दोनों से अलग अलग प्रकार के एनीमिया होता है। विटामिन B6 और B12 की कमी से, ए की कमी से रतौंधी और जीरोफथलमिया, सी से स्कर्वी या फिर मच्छुड़े फूलना, डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, ई से जनन शक्ति का कम, के से रुधिर का स्राव होना यानी थक्का नहीं बनना, हीमोफीलिया भी के से, विटामिन B3 से त्वचा पर दाद होने, इसे कुछ इंपॉर्टेंट रोग है। B1 से बेरी जो विटामिन से होते हैं। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर है आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर है। डाउन सिंड्रोम किस प्रकार का रोग है? डाउन सिंड्रोम का पूछा है, जिसे ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। ट्राइसोमी 21 है, या फिर डाउन सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है? ट्राइसोमी 21 है। तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। किस प्रकार का? आनुवांशिक रोग है। और डाउन सिंड्रोम वाले एक युवा वयस्क का औसत जो IQ है वो 50 होता है, जो कि 8 वर्षीय बच्चे की मानसिक क्षमता के इक्वल होता है। और ये जो ट्राइसोमी 21 है, क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी भी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। और दोस्तों इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम रहता है उसमें 45X या फिर 45X0 कहा जाता है टर्नर सिंड्रोम को। इसमें स्त्री आंशिक रूप से या पूरी तरह से X क्रोमोसोम है वो गायब हो जाता है, X0 इसलिए इसे कहा जाता है, या फिर सिर्फ 45X कहा जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम आपको पूछा तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। जो इसका फॉर्मूला रहता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग नहीं है? धावन सोडा की बात करें तो ये 4 विकल्प दे रखा है, और इनमें से जो पहला ऑप्शन है इसका उपयोग पेयजल है उसको कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता धावन सोडे का उपयोग। तो ये इसका एक उपयोग नहीं। बाकी जैसे इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, सही है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में कर सकते हैं, और इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है, ये तीनों में होता है। और कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए जल को इसका उपयोग नहीं होता है धावन सोडा का। तो ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है धावन सोडा, जो जल में विलय है, इसका जलीय विलीन क्षारीय होता है। गर्म करने पर क्रिस्टल जल त्याग कर सोडा ऐश बनाता है, इसे कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है जो धावन सोडा है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है इसमें है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, यानी 10 अणु क्रिस्टलन जल के होते हैं। इसकी pH वैल्यू 11.3
छह होती हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा है या फिर एक उपग्रह की कक्षा में जो पृथ्वी का सबसे निकटतम बिंदु है उसे कहा जाता है भू समीपक या फिर पेरिजी उसे बोला जाता है। जब मैं आपको बताऊं जो निकटतम बिंदु किसी भी ऑब्जेक्ट से रहता है, जब परिक्रमा करती हुई वस्तु केंद्रीय वस्तु से एक केंद्र में जो उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमा करती हुई वस्तु केंद्रीय वस्तु से सबसे कम दूरी पर होती है, तो सबसे कम दूरी वाला जो केस है वह स्थान उपमंद कहलाता है। और जो परिक्रमा कर रही है वस्तु वो केंद्रीय वस्तु से सर्वाधिक दूरी पर है तो उसे अपमंद बोला जाता है। नजदीक उपमंद और दूर है वो अपमंद हो जाएगा, जो कि वस्तु सर्वाधिक दूरी पर है। ये तो हो गया आपके चंद्रमा या फिर जो पृथ्वी के केस में यदि सेंटर है तो उस केस में, जैसे चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है या फिर अदर कोई भी उपग्रह है, वो पृथ्वी ये आपके सेंटर में क्या है, केंद्र में पृथ्वी हो जाएगी, अर्थ है। और जो अर्थ है उसका परिक्रमा कर रहा है जो भी उपग्रह है या फिर चंद्रमा है, और जो निकटतम बिंदु है वो आपको पूछा है वो भू समीपक है, पेरिजी कहलाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ अलग अलग केस में, जैसे कि सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर कोई परिक्रमा कर रही है तो वो उपसौर है, सबसे अधिकतम दूरी है, दूरतम बिंदु है, और अपसौर है उसका सबसे निकटतम बिंदु। इस प्रकार आपको पूछा है पृथ्वी की चारों ओर कोई परिक्रमा कर रही है, पेरिजी सबसे निकटतम है और उपभू है, अपोजी है, वो सबसे दूरतम बिंदु है। तो ये याद रखना है, पृथ्वी सेंटर में हो या फिर सूर्य सेंटर में हो या फिर अदर कोई तारा सेंटर में है, उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, वो उपतारक सबसे दूरतम बिंदु और अपतारक सबसे निकटतम बिंदु कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किया जाने वाले उर्वरक में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? जो आपके फर्टिलाइजर रहता है, उर्वरक रहती है, उसमें तीन प्रमुख तत्व हैं। एनपीके आपने उर्वरक का कट्टा आता है उसमें एनपीके लिखा रहता है। एनपीके का मतलब क्या है? एन यानी नाइट्रोजन, ये एग्जाम में पूछे हुए हैं, पी यानी फास्फोरस, के यानी पोटेशियम है। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम उसमें होंगे जो पोटेशियम यहाँ पर दे रखा तो आपको डायरेक्टली टिक करना था। और बाकी यहाँ पर कुछ मैं पादप की बात करूँ, एग्जाम में यहाँ से सवाल बहुत बार आया हुआ है कि पौधों में एक तो पूछा जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है या फिर प्रमुख पोषक तत्व कौन सा है, गौण या फिर द्वितीयक पोषक तत्व कौन से, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे पौधों में जो प्रमुख पोषक तत्व है उसके अंतर्गत नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम है, ये पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं, इसकी पौधों को काफी मात्रा में जरूरत रहती है, इसलिए प्रमुख पोषक तत्व है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है यानी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता, जैसे लोहा, जस्ता, मैंगनीज, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन है, ये तत्वों की पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है तो इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और प्रमुख पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम है, ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं काफी अधिक मात्रा में। एक होता है गौण या फिर द्वितीयक पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक है, ये द्वितीयक पोषक तत्व हैं। और पौधे की सामान्य विकास वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्लैंड करती है? तो ये हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क के अंतर्गत रहती है ये ग्रंथि, और शरीर के तापमान का नियंत्रण है वो हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि यहाँ पर दी गई थी, करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनमें से सदिश राशि कौन सी है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इनमें से हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी सदिश राशि है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊं अदिश राशि की, तो अदिश राशि में आपके चाल है, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा जो करंट रहती है वो आपके अदिश है, जो कि आपको सदिश पूछा है। और दाब, ऊर्जा है, और सदिश में क्या? वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय चुंबकीय आघूर्ण है, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व है, ये सभी सदिश राशियां हो जाएगी। नेम ऑफ द हार्मोन विच मेंटेन द स्लीप वॉक साइकिल है, तो सोने और जागने के चक्कर को बनाए रखने वाला हार्मोन हमारे शरीर का कौन सा है? तो वो है मेलाटोनिन हार्मोन है, जो कि सीक्रेट होता है, स्रावित होता है पीनियल ग्लैंड के द्वारा, और ये मेंटेन करता है स्लीप वॉक साइकिल। अगला सवाल, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। कब की थी? 1628 में की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में की थी। और बताऊं मैं आपको ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। लिशमैनिया प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? लिशमैनिया प्रोटोजोआ है, इससे काला जार यानी जो ब्लैक फीवर है, काला जार रोग है, ये एक कोशिकी परजीवी जो लिशमैनिया है उनसे हो जाता है। और भारत में काला जार फैलाने वाली जो रोगवाहक मक्खी है वो है बालू मक्खियाँ। अगला सवाल, समुद्र केवल समुद्र लेवल है
उससे ऊंचाई मापने का यंत्र है अल्टीमीटर। ठीक है, तो अल्टीमीटर है वो समुद्री लेवल से ऊंचाई मापने का यंत्र है। किसी वस्तु का घर्षण किस भौतिक राशि द्वारा मापते हैं? कोई भी वस्तु है उसका घर्षण है उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। अमरबेल में पोषण का क्या तरीका है? अमरबेल है उसमें ये परपोषी रहता है। अमरबेल में जो कष्टकट्टा है ये कसकट्टा परपोषी पोषण इसमें होता है और इसे कहा जाता है, जो आप देख रहे हो, पैरास्टमिक न्यूट्रिशन। तो कुशकट्टा में पैरास्टिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी पोषण होता है कुशकट्टा में। और इसके अलावा मैं बताऊं आपको मर्तोपजीवी पोषण की, तो वो फंगी, येस्ट, मशरूम है, इनमें मर्तोपजीवी रहता है। और जो परजीवी पोषण है, परजीवी या फिर परपोषी परजीवी पोषण है, एक प्रकार का पोषण जिसमें जीव अपने मेजबान के शरीर पर या उसके अंदर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये परपोषी दूसरों पर है। जैसे कुशकट्टा आपको दे रखा है, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। और मर्तपोषी क्या है? मर्त अथवा सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव। अगला सवाल, ब्रोमीन किस अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कमरे के रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र ये अधातु है, नॉन मेटल हो जाएगा, वो ब्रोमीन ही है, कमरे के तापमान पर द्रव रूप में मौजूद एकमात्र अधातु। शरीर में किसके जमा हो जाने के कारण जो रोग हो जाता है उसका नाम है साइड्रोसिस। तो साइड्रोसिस रोग है वो आयरन है, तो आयरन है, एफी है, या फिर जो जंग लग जाता है। तो जो आपको बताऊं, जो पल्मोनरी साइड्रोसिस रोग है वो महीन लोहे या फिर जंग की धूल रहती है ना, वो बार बार सांस लेने के कारण आमतौर पर कई वर्षों से ये क्या है, बैठ जाती हैं और जमा हो जाती हैं, उस केस में रोग होता है, उसका नाम है दोस्तों साइड्रोसिस रोग है, आयरन के जमा होने से। किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस की कमजोरी हो जाती है? तो रोग रतौंधी और जीरोफथलमिया के बारे में बात हो रही है, तो विटामिन ए की कमी से ये रोग हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वाइन के लिए सबसे अच्छा फाइनिंग एजेंट कौन सा है? गैलेटिन करेक्ट हो जाएगा। तो वाइन के लिए सबसे अच्छा जो फाइनिंग एजेंट है उसका नाम है दोस्तों जिलेटिन। क्या? जिलेटिन, जो ये आपको हो जाएगा। इसके अलावा जिलेटिन के अलावा भी फाइनिंग एजेंट हैं वो वाइन में रहते हैं, जैसे कि एग वाइट हो जाएगा, इसिन ग्लास है, और जो बेंटोनाइट है, ये सभी जो वाइन है उसके फाइनिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? तो फाइनिंग एजेंट मिलाने का उद्देश्य है कि एक तरीके से स्पष्ट है, क्लियर जो शराब आपको दिखाई देती है एकदम सफ़ेद है, इसमें कुछ भी आपको गंदा वगैरह नहीं दिखाई देते हैं, कण वगैरह। जो यहाँ पर स्पष्ट शराब का उत्पादन करना है तो निलंबित कण से मुक्त होगी, कोई भी निलंबित कण वगैरह नहीं होंगे। और कड़वाहट को कम करने के लिए भी उसमें फाइनिंग एजेंट को मिलाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, किसमें ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है? तो ऊष्मा गतिकी के बारे में आपको परिभाषा दी थी, रखी थी, और रिक्त स्थान था कि ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। बल का यहाँ पर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, बल का क्या हो जाएगा? m1, उसके बाद L1 और T-2 है, तो 112 और माइनस में लास्ट में, ये आपके बल का वी में सूत्र है। फूल का सबसे आंतरिक भाग है वो जायांग कहलाता है। बाह्य दलपुंज है फूल की सबसे बाहरी कुंडली, और सबसे आंतरिक है वो जायांग है। साबुन के घोल में लिटमस पत्र के कलर में क्या परिवर्तन आएगा? तो साबुन का जो विलयन घोल है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय आपको लिटमस पत्र की बात करूं तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा क्षारीय विलयन में। अगला सवाल, IC1101 क्या है? आकाश गंगा का नाम है IC1101। ये एबल 2029 गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में एक सुपर जाइंट अंडाकार आकाश गंगा है, और सबसे बड़ी ज्ञात आकाश गंगा भी ये IC1101 है। विटामिन टोटल होते हैं वो 13 विटामिन है। विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C, D, E के ये टोटल 13 विटामिन। अगला सवाल यहाँ पर, मानव शरीर का सामान्य जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो सिस्टोलिक आपको पूछा है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक होता है 120 mm Hg का, और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 mm Hg का होता है। तो ये होता कैसे? जो संकुचन चरण होता है उस केस में ध्वनि पर लगने वाला अधिकतम दबाव है वो आपके हो जाएगा सिस्टोलिस, जहाँ पर मुख्य ध्वनि के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है वो 120 mm है। अधिकतम है वो सिस्टोलिक है। न्यूनतम है जब रिलैक्स हो जाता है, जैसे ही धमनी से रक्त छोड़ दिया जाता है उस केस में न्यूनतम दबाव है वो डायस्टोलिक दबाव है रिलैक्स केस में हृदय के, तो वो होता है 80 mm Hg का।
और अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? ध्रुवीय अणु में आपके जल ऑप्शन दे रखा था, H2O है, HF जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, एथेनॉल है, ये सभी ध्रुवीय अणु हैं। जब दो परमाणु एक सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से साझा नहीं करते हैं, उस केस में ध्रुवण हो जाता है। कौन सा धातु का गुण है? तो धातुएं क्या चमकीली होती हैं, उच्च घनत्व होता है, उष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, जैसे चांदी उष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, आघात वर्धनीय होती है, तन्यता के गुण पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट गुण हैं जिसमें आघात वर्धनीय से एग्जाम में सवाल आता है। तो किसी पदार्थ की दबाव या फिर आघात पड़ने पर बिना टूटे आकार बदल लेने की क्षमता रहती है, यानी चादर के रूप में आप धातुओं को पीट कर उसको बना सकते हो, जैसे सोना और चांदी सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीय है। तन्यता की बात करें तो कितना खींच सकते हो, जैसे 1 ग्राम सोने से 2 किमी लंबा तार खींचा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग करते हुए घरेलू विरंजक निर्मित होते हैं? घरेलू विरंजक की बात हो रही है, इनमें से किस रिएक्शन के द्वारा ये फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन का उपयोग होते हुए घरेलू विरंजक बन जाता है? तो इस रिएक्शन का नाम है असमानुपातन अभिक्रिया है। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए असमानुपातन अभिक्रिया, ये घरेलू का पूछा, इन सभी का उपयोग करते हुए तो इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या रहता है? CaOCl2 है, और ये जल को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर रोगाणुरोधी पेयजल बनाने में प्रयुक्त इसे किया जाता है। अगला सवाल लिखते हैं यहाँ पर, अश्रु ग्रंथि है, जो टीयर ग्लैंड है, आंसू आते हैं, उस ग्रंथि का वैज्ञानिक नाम है लैक्रिमल ग्लैंड। क्या लैक्रिमल ग्लैंड है? 10+2 CHSL एग्जाम ये 2 से पे रिपीट होता सवाल। कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित में आपको ये दे रखे थे, जिसमें सिट्रिक एसिड है, वो ऑरेंज दे रखा था, एसिटिक है, विनेगर है, लैक्टिक में लेमन दे रखा, गलत है। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्ट्रिक, टमाटर में ऑक्जेलिक और सेब में मैलिक एसिड होता है। अगला सवाल, कौन सा क्वांटम प्रक्रिया का उदाहरण है? ये ऑप्शन थे, अलार्म घड़ी का बजना, ब्रश करना, चाय बनाना, न्यूज़पेपर पढ़ना। क्वांटम प्रक्रिया है अलार्म घड़ी का बजना है। क्वांटम की बात हो रही है तो 14 सितंबर 1900 में मैक्स प्लैंक ने क्वांटम भौतिकी की नींव डाली थी। मैक्स प्लैंक ने 1900 की बात है। तो क्वांटम फिजिक्स एक सिद्धांत है जो रेडियोधर्मिता व प्रति पदार्थ जैसी प्रक्रियाओं की तथा सूक्ष्म स्तर पर प्रकाश व मूलभूत कणों के व्यवहार की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। क्वांटम फिजिक्स की नींव का श्रेय जाता है मैक्स प्लैंक को। अगला सवाल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो HCl हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यहाँ पर मुरियाटिक एसिड या फिर स्पिरिट्स ऑफ द साल्ट भी बोला जाता है। तो मुरियाटिक एसिड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, HCl का अन्य नाम है। मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं के लिए ग्लूकोज ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अगला सवाल है, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले माइकल फेराडे ने ये इंट्रोड्यूस की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसेप्ट है माइकल फेराडे ने दिया था, और विद्युत आवेश सबसे पहले है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खोजा था। निम्नलिखित में से किसमें चतुर्भुजीय यानी टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली होती है? चतुर्भुजीय टेट्रागोनल क्रिस्टल प्रणाली इनमें से कैल्शियम सल्फेट की होती है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ कहलाता है। कोशिका झिल्ली और जो केंद्रक के बीच में जो मौजूद यहाँ पर जो जेली जैसा पदार्थ है उसे कोशिका दरो कहा जाता है, यानी साइटोप्लाज्म के बारे में आपको पूछा है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मध्य रहता है। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्र को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका दरोही कहा जाता है। जो भी यहाँ पर कोशिकांग आ जाते हैं वो पूरा कोशिका दरोही है। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव दरो कहा जाता है। यानी जो कोशिका के कोशिका झिल्ली, ये पूरी कोशिका झिल्ली जिसमें केंद्रक भी आ जाता है, और ये जो भी जितने भी कोशिकांग है, कोशिका दरो है, ये सभी प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, आम का पेड़ किसका उदाहरण है? स्वपोषी हो जाएगा। इससे ऊपर अमरबेल का पूछा था जो परपोषी वाला। कौन सा वेक्टर जनीय रोग नहीं है? वेक्टर जनीय में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे कौन सा वेक्टर जनीय नहीं, उस केस में पता होना चाहिए कौन से वेक्टर जनीय है। जैसे जो मच्छर से हो जाता है ना ज़्यादातर, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये सभी रोग हैं वेक्टर जनीय, वेक्टर जनित रोग हैं। ऐसे रोग जो कि मच्छरों, टिक, ट्रायाटोमिन कीड़े, मरुकक्षिका और मानव आबादी में काली मक्खियाँ जैसे वेक्टर रोगजनक हैं, वो वेक्टर हैं, परजीवी जो भी ले जाने वाले हैं, इनके कारण हो जाते रोग वो वेक्टर जनीय रोग हैं। अगला सवाल देखते हैं, विमोटन तुला
जो टॉर्जन बैलेंस है, विमोटन तुला है, ये इससे किस भौतिक राशि का मापन होता है? तो बहुत छोटे जो विद्युत चुंबकीय और गुरुत्वाकर्षण बलों को मापने में विमोटन तुलना का उपयोग किया जाता है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण को मापने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। घड़ी में किस प्रकार के सेल या फिर बैटरी का उपयोग होता है? ज़्यादातर लिथियम बैटरीज हैं, वो कॉइन या फिर बटन सेल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है? नहीं का पूछा है विषाणु जनित रोग में, तो ये लेप्रोसी ऊपर अपन ने देखा है, जीवाणु पूछा भी था कि जीवाणु से हो जाता है, तो ये कुष्ठ रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। और आपको वायरस जनित कौन सा नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। बाकी वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग की ट्रिक बार बार याद रखिएगा, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गए, तो ये सभी रोग हैं। रेबीज, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एडजेटिक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गर्ल्स हुआ, इन्फ्लुएंजा है, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। विद्युत द्विध्रुव का आवेश क्या होता है? तो ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव का आवेश है वो शून्य होता है, क्योंकि जो विद्युत द्विध्रुव है समान और विपरीत आवेशों का एक युग्म रहता है, इसलिए जो इसका कुल आवेश है वो आप शून्य कह सकते हो। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड है। इसी प्रकार एलसीडी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेजर है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। ओलेड है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला सवाल, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, कौन सा रोग नेत्र से संबंधित है? ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ऊपर बता ही चुका हूं मैं आपको। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेफ्रॉन किस अंग की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है? सेम सवाल आपके सीजीएल 2021 में भी आया है, किडनी की। नेफ्रॉन है वो किडनी की फंक्शनल यूनिट है। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या फिर सूखा रोग हो जाता है। कौन सा उत्तक दांत का सबसे बड़ा भाग बनाता है? दांत का सबसे बड़ा भाग है वो डेंटिन टिश्यू का रहता है। दांत की भीतरी प्रत और मुख्य भाग और सबसे बड़ा दंत उत्तक है वो डेंटिन है। और ये पूछ ले कि शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सा? वो दांत में एनिमल रहता है और डेंटिन है, सबसे बड़ा भाग कवर करता है दांत का। जैसे मैं बताऊं, ये आप देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट है अपने स्किन के कलर का, ये डेंटिन है। आप सर्वाधिक यही पार्ट कवर कर रहा है दांत को। इसके अलावा ये एनिमल है, सबसे कठोर है, ये भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसकी भी है। तो सबसे बड़ा भाग वो डेंटिन का जो आपको पूछा है। अगला सवाल, अम्ल का पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम अम्लीय है, 7 न्यूट्रल और 7 से ज़्यादा है वो क्षारीय है। नेक्स्ट यहाँ पर एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होती है। एल्यूमिनियम की धातु पर यह प्रक्रिया कहलाती है एनोडीकरण है। और इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु की सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जा सकता है। तो एल्यूमिनियम की धातु पर जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होने के बाद जो प्राकृतिक एक संरक्षक परत निर्मित हो जाती है वो प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। एक कृत्रिम और अनौपचारिक भाषा जो प्रोग्रामर को एल्गोरिथम विकसित करने में मदद करती है, कंप्यूटर का सवाल था, उसे कहा जाता है सूडो कोड। वर्षा का होना वर्षण हो जाएगा, वर्षा का होना है जिसे इंग्लिश में बोला जाता है प्रीसिपिटेशन है, वर्षण हो जाएगा। तो वायुमंडलीय जल के संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को ही, यानी वायुमंडलीय जो जल पृथ्वी से गया वापस आ गया पृथ्वी पर, वो वर्षण पूरी प्रक्रिया। मोनोसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड है सरल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसका अणु कार्बोहाइड्रेट में सबसे छोटा होता है और इससे ही कार्बोहाइड्रेट के बड़े अणुओं का निर्माण होता है। छोटे छोटे ये जो मोनोसेकेराइड है ये बड़े अणु बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मोनोसेकेराइड का। रेयन के वस्त्र बनाने में जो फाइबर का उपयोग किया जाता है वो सेलुलोज है। रेयन के वस्त्र बनाने में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए आपको रिएक्शन पता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जल के साथ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति होने पर वहां पर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन निर्मित होता है। तो कौन सी गैस मुक्त हो रही है इस रिएक्शन में? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन गैस है वो मुक्त हो रही है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? जल का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, सूर्य सनलाइट का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। तो 4 प्रमुख घटक से जो आपके उत्पाद बनता है उसमें कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा के रूप में, और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पर कौन सी शिराएं पेशी से घिरी हुई नहीं रहती हैं? विच वेन आर नॉट सराउंडेड बाई मसल है। कौन सी जो शिराएं हैं जो यहाँ पर वो पेशी यानी मसल से घिरी हुई कौन सी सिराएं नहीं रहती है, कौन सी वेन नहीं रहती है? सुपरफेशियल जो वेन है, सिराएं हैं, वो मसल से घिरी हुई नहीं रहती हैं। तो सतही शिराएं कह सकते हो सुपरफेशियल वेन्स हैं, उसमें गहरी शिराओं के समान वालू होते हैं लेकिन वे पेशी से घिरे हुए नहीं रहते हैं। दोस्तों, एक वेरिकोज वेन से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो मुड़ी हुई नीली या बैंगनी रंग की नसें होती हैं, त्वचा की सतह के नीचे उभरी हो जाती है। आपको
डायरेक्टली देख सकती हैं वो वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं। अगला सवाल जो अंतिम सवाल है, सबसे तेज गणना करने हेतु गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स किससे मिला है? सबसे तेज गणना हेतु शकुंतला देवी इनका नाम है, तो शकुंतला देवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा सबसे तेज तेज जो मानव संगणना प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। इन्होंने सबसे तेज मानव गणना की थी, वो भी 28 सेकेंड में। एक 13 अंक की जो कि रैंडमली यादृच्छिक रूप से चयनित थी, दो 13 अंक की संख्याओं को उन्होंने सफलतापूर्वक मल्टीप्लाई गुणा किया था 28 सेकेंड में। बात है 18 जून 1980 को, और इसलिए शकुंतला देवी को ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा नाम पर सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये टोटल 105 सवाल हैं जो कि आपके एसएससी 10+2 एग्जाम यानी सीएचएसएल एग्जाम 2021 में जो अप्रैल और अगस्त मंथ में एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होने वाली है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इसकी जो संपूर्ण पीडीएफ फाइल है 10+2 की सीजीएल की, जो स्पेशली जीके की एक्स्ट्रा फैक्ट्स आई थे, वो भी आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। किस प्रकार करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे डेमो वीडियो की लिंक मिलेगी, वहां से आप ट्राई कर सकते हो, डेमो वीडियो देख कर कि कैसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यदि आप दिवाली के इस ऑफर पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी टेक्स्ट बुक से आपको 120 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।